आपका हमारे SH क्लासेस में। आज हम लोग ADO को मिशन लेके चलेंगे और जितनी भी क्लासेस हैं वो हम रोज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि आप रोज़ अपने तैयारी को रख सकें। अतः हम आज शुरू करते हैं संविधान सभा के निर्माण से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो संविधान सभा, इसका गठन किस प्रकार से हुआ और इसके पहले क्या क्या इतिहास रहा था उसे हम लाइन से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1934 के पटना अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। पटना हमारे बिहार में है और वहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी का एक मीटिंग हुआ था। वहाँ पर ये बोला गया कि वयस्क मताधिकार होगा, अर्थात जो हमारे मतदाता हैं, मतदातागण, वो वोट देंगे और संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो सभा है उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता। इसे आप याद रखिएगा कि यहाँ पर बोला गया था वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्थात क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी देखिए यहाँ पर आप कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। हमारा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब लाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाया गया था और उसी की सिफारिश पर संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी में से एक प्रतिनिधि को चुने जाने का प्रावधान था। जितनी भी जनसंख्या है तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि को चुने जाने का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है, हाँ, जैसे कि हम लोग, अब क्या होता है, विधायक को हम लोग चुनते हैं, हम डायरेक्ट विधायक को चुनते हैं। उसके बाद विधायक क्या करते हैं, विधायक जो है अपने में से, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप लोग को मालूम होगा किस प्रकार से होता है। हम लोग विधायक को चुनते हैं और उन लोग फिर आगे जो भी रहेगा, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उनका निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता तो नहीं करती, लेकिन जनता ने जिनको चुना है, जिनको जनता ने राज्य विधानसभा में भेजा है, उनके द्वारा उनका चयन किया जाता है, उनके द्वारा उनका चुनाव होता है। ठीक इसी प्रकार से जनता ने राज्य विधानसभा को चुना था और यहाँ के सदस्यों ने अपने निर्वाचन के द्वारा, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब लोगों ने इनको नहीं चुना, राज्य विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना। इसलिए यहाँ पर लिखा है क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और उन्होंने इनको चुना। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे पास कुल कितने सदस्य थे? स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ था तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास हो गया ये संविधान सभा का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, हम कहाँ थे दोस्तों? यहाँ पर ये 389 सदस्य। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक था ब्रिटिश प्रांत और एक था देसी रियासत और एक था क्या, कमिश्नरी प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत क्या है, इसको भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत उस जगह को कहते हैं जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, जहाँ पर ब्रिटिश के जो अधिकारी कर्मचारी हुआ करते थे, उन लोग शासन करते थे, उस स्थान को बोला जाता है क्या, ब्रिटिश प्रांत। तो ऐसे ही स्थानों से 292 सदस्य चुने जाने थे। ठीक है मित्रों, अगला लिखे है देसी रियासत। तो देसी रियासत वो जगह होता है जहाँ पर राजा महाराजा का शासन था। तो ऐसे ही स्थानों से 93 सदस्य चुने जाने थे। और कमिश्नरी प्रांत, ये क्या होता है, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, जैसे कि आज है, उसी प्रकार से उस समय कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था। तो उसमें से 4 सदस्य चुने जाने थे। तो इन तीनों को मिलाने के बाद हमारे पास कुल सदस्य होते हैं 389। तो कुल इतने सदस्यों का चुनाव किया जाना था। लेकिन ये कब की बात है, जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तब की बात है कि उस समय हमें 389 सदस्यों की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत विभाजित हो गया, पाकिस्तान बन गया। तो उस समय अब हमारे पास कितने सदस्य थे,
उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमारे पास कितने सदस्य थे? 324 सदस्य हो गए। पहले थे 389, लेकिन भारत विभाजन के बाद हमारे पास सदस्यों की संख्या 324 रह गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब संविधान सभा बना तो कुल कितने लोगों ने सहमति दिया? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर सहमति दिया और संविधान में 284 लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मित्रों इसको आप सही कूट में जमाइए कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, कमिश्नरी प्रांत से कितने थे। उसी प्रकार से ये जो 389 सदस्य थे उसमें से सामान्य आदमी कितने थे, मुसलमान कितने थे और अन्य कितने थे। तो इनके साथ साथ आपको इसको भी याद रखना है। तो सामान्य कितने थे? 203 थे। मुसलमान कितने थे? 73 थे। अन्य कितने थे? 113 थे। ध्यान देंगे 73 13, मुसलमान 73 और अन्य कितने थे? 113। ठीक है, आखिरी में 3 3 3 है सभी के। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो 203 है वो सामान्य है, मुसलमान के लिए जो 3 है वो 73 है और अन्य के लिए जो है वो 113 है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 389 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब हमें क्या पढ़ना है? अब ये जो हमारे पास संविधान सभा था इसमें कुछ महिला सदस्य भी थी। तो ये कौन थी? एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी महिला शामिल नहीं थी। आपको इनमें से 3 ठो नाम दे देगा और एक चौथा नाम किसी अन्य का रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 नाम किन का है, तभी तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि अगला कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला सरोजनी बंजारे, दुर्गाबाई हंसते हैं। 2 लेडीज़ हैं मान लीजिए, एक का नाम है सरोजनी बंजारे, जो भी है सरोजनी। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रिक बनाया था इसको, आप अपनी हिसाब से बना सकते हैं। तो सरोजनी बाई और दुर्गाबाई हंसते हैं। तो हंसते हैं तो कौन कौन है भैया? सरोजनी, सरोजनी से सरोजनी नायडू, दुर्गा से दुर्गाबाई देशमुख और हंसते हैं से हंसा मेहता। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का फैक्ट क्या देखते हैं। तो संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 लाइनर है। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसको याद रखिएगा आप, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतना लगा था। तो ये आपको याद रखना है। तो खर्चा भी तो आया होगा ना, सभी को पेमेंट भी तो करना पड़ा होगा। तो इसमें कितना खर्चा आया? तो लगभग 6.4 करोड़ रुपया, 6.4 करोड़ रुपया खर्चा आया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कुछ फैक्ट है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनको स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, ये बस शुरुआत के लिए थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे बोलेंगे तो? सच्चिदानंद सिन्हा, इसे भी आपको याद रखना है। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा साइन बाजू में ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आ गया था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको कि 9 दिसंबर 1946 के बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था और इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे वो दूसरे अध्यक्ष थे, मतलब ये एक्चुअली में स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन स्थायी था और कौन अस्थायी था, इसे आपको याद रखना है। अब हमारे पास प्रस्तावना भी है। तो प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किन्होंने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। समझ में आ रहा है दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 में इसका प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किया गया था और ये जो है 22 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। तो डेट आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 और इधर क्या है 22 दिसंबर 1946 को ये क्या हुआ था दोस्तों? पास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब इसमें शॉर्ट में और आपको कुछ चीज़ें उसको बता देता हूँ मैं आपको। संविधान सभा जो संविधान का निर्माण है वो 3 वाचन में हुआ था।
3 वाचन में हुआ था। अब ये कब कब हुआ था देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है नवंबर, यहाँ भी क्या लिखा है नवंबर, ठीक है, यहाँ भी लिखा है नवंबर नवंबर नवंबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नवंबर नवंबर है, मात्र एक बार लिखा है 17 अक्टूबर, अब बाकी में लिखा है पूरा क्या नवंबर। तो इसको आप याद रखिएगा। तो कब नवंबर, तो 3 वाचन हुआ है, प्रथम द्वितीय और कितना जाएगा तृतीय, अर्थात 3 प्रकार से बैठक हुआ मान सकते हैं आप, ठीक है। अब अच्छा पहला वाचन के बीच में, इनके बीच में क्या है ना लंबी चर्चा चली है ना, तो ये वाचन कब से कब तक हुआ है इसको आप देख लेंगे। तो कब से कब तक हुआ है, 4 से 9 नवंबर 1948 में हुआ, 4 से 9 नवंबर 1948, ये भी डाटा आपको याद रखना है। दूसरा वाचन कब हुआ, तो 15 नवंबर, ध्यान देंगे, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यहाँ तक हुआ। तीसरा क्या है, तो यहाँ 4 नवंबर था, तो यहाँ पर 14 नवंबर आ गया, और यहाँ पर आ गया 26 नवंबर 1949। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार एक आदमी था जिसका नाम है क्या, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये हैं, इनको आपको याद रखना है, 1 लाइनर में आ सकता है ये, ठीक है। और संविधान सभा में जो हमारे अंबेडकर साहब है, इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था बोलेंगे, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। और ये जो अंबेडकर जी हैं, इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रारूप समिति में अपना विशेष योगदान दिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के.एम. मुंशी थे। कौन थे, के.एम. मुंशी थे। और संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था जी, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का 1 लाइनर डाटा समाप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी डाटा हैं, जैसे कि देखेंगे तो क्रियान्वयन 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने इसको अपना लिया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने जो हमारे संविधान हैं उसको अपनाया, और 15 नवंबर के 15 अनुच्छेद के साथ इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को सभी ने साइन कर दिया, इसमें हमारा संविधान बन गया, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया कब, 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू कर दिया गया। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते जाते हम एक बात बोलना चाहेंगे। हमारे पास जी एक जी थे गजेंद्र गटकर। तो गजेंद्र गटकर भाई साहब का क्या कहना है कि एक विदेशी पौधा दूसरे देश में नहीं उग सकता। ये कहना है कि इनका गजेंद्र गटकर का क्या कहना है कि विदेशी पौधा जो है वो दूसरे देश में नहीं उग सकता। उसी प्रकार से दूसरे देश के संविधान की तरह किसी अन्य देश का संविधान नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई कि हमारा पास एक देश है, एक देश की तरह दूसरे देश का संविधान नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा देश कैसा है, विकासशील देश है, और विकासशील देश में विकास करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत देश को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यहाँ पर सरकारी नौकरी का विशेष महत्व है। अतः आपको जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। जबकि विदेशों में, जैसे कि अमेरिका में, वहाँ पर बिजनेसमैन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो देश विकसित हो चुका है, तो वहाँ पर देश को चलाने वाले की आवश्यकता है, तो वहाँ पर लोग बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हमारा देश क्या है, विकासशील है। तो विकासशील है तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ की कार्यप्रणाली को बनाना पड़ेगा, और वैसे ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किसकी डिमांड है और वहाँ किसकी डिमांड है। चूँकि दोनों जगह की परिस्थिति और मांग अलग अलग है, अतः वहाँ पर डिमांड अलग है और यहाँ पर डिमांड अलग है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस सभी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय। ओके मित्रों।